बहुत खूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को खूबसूरत अंदाज के साथ। ठीक है, छोटा जी बड़ा जी में रिलेशन, वेट और मास में हम लोगों ने रिलेशन देख लिया था। अब आते हैं, देखिए सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट क्या होता है? तो सैटेलाइट क्या होते हैं याद रखना है आपको कि सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो वो खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट, ग्रह। और वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, उपग्रह। जैसे आपकी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, एक प्लेनेट है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी क्या हो गई? एक ग्रह हो गई। और ये जो आपका मून है, मून क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। तो सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। जैसे कि हमारा मून हो गया, चंद्रमा हो गया, है ना? चंद्रमा हो गया। चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह हो गया। लेकिन कुछ उपग्रह हम लोग भेजते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में ऐसे घूमते रहते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये कहलाता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है। तो सैटेलाइट वो खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। तो हेवनली ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज सैटेलाइट। जो खगोलीय पिंड किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। और उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, जैसे कि आपका चंद्रमा। और दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड, मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह। अब मानव निर्मित उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं। मानव निर्मित उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह। और दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, है ना? पोलर सैटेलाइट मतलब ध्रुवीय उपग्रह, उपग्रह। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और आपका पोलर सैटेलाइट। बात आ रही है समझ में? सुनीता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिना मलिक, कैसे हैं आप लोग? प्रतिमा ठाकुर। तो वह खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी। और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार का, एक नेचुरल जैसे कि मून, और दूसरा आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी दो प्रकार के होते हैं, भू स्थिर उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह। तो लिखा है यहाँ पे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका भू स्थिर उपग्रह, भू मतलब पृथ्वी, स्थिर मतलब जो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में हमेशा रुका हुआ प्रतीत हो। तो वह उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत हो, रुका हुआ प्रतीत हो, उसको भू स्थिर उपग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भू स्थिर उपग्रह कहेंगे। अब देखो, पृथ्वी भी घूम रही है और ग्रह भी घूम रहा है, तो दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में कब महसूस होगा? जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हों और सेम स्पीड से जा रहे हों। जैसे दो दोस्त किसी बाइक पर जा रहे हैं और सेम स्पीड मेंटेन किए हुए जा रहे हैं, तो दोनों चल रहे हैं और बातें भी करते हुए जा रहे हैं, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो और दोनों की स्पीड क्या हो? बराबर हो, v1 इज इक्वल टू v2 हो, तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्थिर महसूस होंगे। तो एक ऐसा उपग्रह जिसको हम पृथ्वी से जब भी देखें तो हमेशा वहीं पे दिखे दिखे एक जगह पे दिखे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पार्किंग सैटेलाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्किंग उपग्रह भी कहते हैं, पार्किंग सैटेलाइट भी कहते हैं। एक जगह पार्क जैसा दिखेगा कि पार्क किया हुआ है। तो उसकी शर्त क्या होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? उसकी शर्त ये होनी चाहिए कि जैसे पृथ्वी घूम रहा है वैसे ही उस उपग्रह को घूमना चाहिए। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे वो ग्रह घूमेगा। ऐसे पृथ्वी कैसे घूमती है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इस ग्रह को भी वैसे घूमना चाहिए। पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में अपने अक्ष पर, तो इसका भी टाइम पीरियड वही होना चाहिए। तो जो टाइम पीरियड पृथ्वी का होना चाहिए वही टाइम पीरियड इस उपग्रह का होना चाहिए। तो अगर हम पृथ्वी के किसी लोकेशन से इस उपग्रह को देखेंगे तो हमेशा देखो ऐसे स्थिर प्रतीत होगा, जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ये ग्रह घूम रहा है। आ रही है बात समझ में? तो देखिए, वह उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत हो भू स्थिर उपग्रह कहलाता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। अब दो तीन बातें बस इसका याद रख लीजिएगा कि भाई पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? भू स्थिर उपग्रह की 36,000 किलोमीटर। और इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? पृथ्वी के टाइम पीरियड के बराबर, 24 घंटे। बाकी और कुछ याद नहीं रखना है आपको। तो भू स्थिर उपग्रह होने की शर्तें क्या क्या है? कि भाई इस भू स्थिर उपग्रह को भी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करना चाहिए। पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। आवर्त काल इसका भी 24 घंटे का होना चाहिए। तो ये सारा इसमें आपको याद रखना है। और भू स्थिर उपग्रह कैसे मूव करेगा? ये मान लिया कि आपकी पृथ्वी है तो इस इक्वाटोरियल प्लेन में ऐसे मूव करेगा, ऐसे इक्वाटोरियल प्लेन में, ये पृथ्वी है ना, तो ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो इसको इक्वाटोरियल प्लेन में मूव करना चाहिए। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई याद रखना चाहिए 36,000 किलोमीटर, और टाइम पीरियड याद रखना चाहिए 24 घंटा। और वाइटल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव करना है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप याद रख लेते हैं तो ठीक है। और वाइटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये ऑर्बिट में घूमेगा, अपनी कक्षा में जिस वेलोसिटी से घूमेगा उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ये पूछता नहीं है ना? कक्षा की त्रिज्या भी नहीं पूछता है, कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी ये भी नहीं पूछता है। बस ये पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पूछेगा, इसको याद रख लेना है। आवर्तकाल पूछेगा, याद रख लेना है। और इस तरह की उपग्रह का इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन पर्पज से करते हैं, है ना? इनसैट 2B और इनसैट 2C इंडिया के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं।
तो इसमें आपको क्या याद रखना है, पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और आवर्तकाल कितना होना चाहिए, कैसे मूव करना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट मूव करना चाहिए। जैसे पृथ्वी मूव करती है वैसे ही इधर मूव करना चाहिए। जैसे मान लिया कि दो दोस्त हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही स्पीड से, तो दोनों एक दूसरे के स्थिर प्रतीत होंगे। लेकिन एक इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो, तो स्थिर कैसे प्रतीत होगा। तो जैसे जैसे पृथ्वी मूव कर रही है वैसे वैसे इसको मूव करना होगा। नोट कर लेंगे इसको, यही 3 पॉइंट नोट करेंगे आप। बाकी कक्षा की त्रिज्या नहीं पूछेगा, कक्षीय वेग नहीं पूछेगा, ठीक है। नोट हो जाएगा तो लिखिएगा डन। इसको नोट करना जरूरी है, ये 3 पॉइंट को, कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होना चाहिए, 36,000 किलोमीटर, आवर्तकाल कितना होना चाहिए, 24 घंटा। इसका संचार के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। एग्जांपल हो गया इनसैट 2 बी, इनसैट 2 सी। ठीक है जी, नितेश, प्रतिमा ठाकुर, राजीव सिंह, निभा कुमारी। चलो दूसरा होता है आपका पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इस रीजन में मूव कर रहे थे, इक्वाटोरियल ऑर्बिट में मूव करेंगे, लेकिन ये ऐसे पोलर ऑर्बिट में मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे। तो जो पोलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ध्रुवीय कक्षा में मूव कर रहे हैं, ये पृथ्वी ऐसे है, ऐसे ऐसे पोलर रीजन में मूव करेंगे, उसको पोलर सैटेलाइट कहेंगे। तो नाम से क्लियर है, पोलर सैटेलाइट मतलब पोलर ऑर्बिट में मूव करेंगे। तो वे उपग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, है ना, बस ये याद रख लीजिएगा। और ध्रुवीय कक्षा का मतलब है कि इससे 90 डिग्री बना रहा होगा ना, इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इक्वाटोरियल लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे, ये इक्वाटोरियल लाइन है तो उससे 90 डिग्री पे। तो सिंपल याद रखना है कि वह उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षाओं में, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं, पोलर सैटेलाइट कहलाते हैं, ठीक है। पृथ्वी से इसकी जो ऊंचाई है वो 880 किलोमीटर होती है और इसका आवर्तकाल 84 मिनट होता है। और वाइटल वेलोसिटी छोड़ दीजिए इसको। ये जो सैटेलाइट है वो पोलर ऑर्बिट में मूव करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग मौसम पूर्वानुमान में करते हैं कि भाई आज का मौसम कैसा रहेगा, एक हफ्ते का मौसम कैसा रहेगा, तो मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, है ना। आपके वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, मैपिंग करने के लिए जो गूगल मैप वगैरह आपको दिखाया जाता है वो पोलर सैटेलाइट के हेल्प से ही दिखाया जाता है। तो इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना, इसको आप मत याद करिए। कक्षीय वेग, जिस कक्षा में जो घूम रहा है किस वेलोसिटी से घूम रहा है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, प्री हो जाएगा। ममता क्या पूछ रहे हैं सर, दिल्ली पुलिस AWO TPO के लिए चलेगी, ये तो मुझे नहीं पता। हो गया, चलो बस इतना ही नोट करना है। अब आ जाइए ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, कक्षीय वेग क्या होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, हेडिंग डालिएगा कक्षीय वेग। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इसको थोड़ा देख लीजिए आप। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है कि मान लिया, इस पे हम वापस आएंगे, पहले देख लीजिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग क्या होता है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह से हमने किसी चीज को ऊपर फेंका, तो चूंकि पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर तरफ खींच रही है तो ये कुछ हाइट तक जाएगी, वापस जमीन पे गिर जाएगी। और हमने वेलोसिटी बढ़ाया और ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी, फिर पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाएगी। और हमने वेलोसिटी बढ़ाई और ऊंचाई तक जाएगी, पृथ्वी की सतह पे घूम जाएगी। लेकिन हमने एक ऐसी वेलोसिटी दे दी कि ये क्या होगा कि अब पृथ्वी पर वापस ना आकर ये पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। क्या लगाने लगे, पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। तो जिस वेलोसिटी से हमने पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को, वह न्यूनतम वेग, जिस न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर वो पृथ्वी की सतह पर वापस ना आए बल्कि पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं, है ना। तो हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, एक ऐसा समय आएगा कि हमने एक ऐसी वेलोसिटी दे दी कि अब ये पृथ्वी की सतह पे वापस नहीं आएगा बल्कि ये पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा। मतलब ये जो वस्तु थी अब सैटेलाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैटेलाइट बन जाएगा, उपग्रह बन जाएगा। तो वह न्यूनतम वेलोसिटी, जिस न्यूनतम वेलोसिटी से किसी वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी की सतह पे वापस ना आकर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, वो कहलाती है भाई साहब ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में क्या लिखा है हमने कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू द सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो कक्षीय वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह के ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी की सतह पे वापस ना आए बल्कि पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, कक्षीय वेग कहलाता है। और कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका Gm/r। क्या होता है, Gm/r, जहां पे G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M क्या है, पृथ्वी या जिस प्लेनेट से आप फेंक रहे हो, है ना। पृथ्वी से फेंक रहे हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या। मार्स से अगर फेंक रहे हो तो मार्स का द्रव्यमान, मार्स की त्रिज्या। जिस प्लेनेट से फेंक रहे हो उसका द्रव्यमान, उसकी त्रिज्या, है ना। वस्तु का मान लिया कि स्मॉल m है और r तो आप जान ही रहे हो, m जान ही रहे हो, g के बारे में पता ही है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगा वो Gm/r के बराबर होगा, जहां पे g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, जिस प्लेनेट से आप फेंक रहे हो, है ना। और r क्या है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, जिस ग्रह से आप उसे फेंक रहे हो। जैसे अर्थ के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ, और r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या।
तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगा हमारा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अंडर रूट जी एम बटा क्या आर। अच्छा, छोटा जी और बड़ा जी में रिलेशन क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से जीएम की वैल्यू कितनी हो गई, जी आर स्क्वायर के बराबर हुई कि नहीं हुई। अरे भाई जीएम कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे जीएम की वैल्यू रखो, जीएम का वैल्यू कितना हो गया, जी आर स्क्वायर बटा आर अंडर रूट। बात आ रही समझ में। तो यहां से ये खत्म हो गया, वीओ हो गया अंडर रूट जी आर। अब यहां पर जी की वैल्यू रख दो 9.8 रख दो और पृथ्वी की त्रिज्या रख दो, तो ये वीओ आ जाएगा आपका, और वीओ हो जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड। 8 किलोमीटर पर सेकंड लगभग आएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर रख दो, कर लो तो आ जाएगा आपका कितना, कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा हमारा भाई साहब 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी अगर हम पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को कितनी वेलोसिटी से फेंक दे, 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दे, तो वो पृथ्वी की सतह पे वापस नहीं आएगा, ये पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा, ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा, मतलब वो सैटेलाइट बन जाएगा। तो वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर वह पृथ्वी की सतह पर वापस ना आए बल्कि पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, उस न्यूनतम वेग को हम कहते हैं कक्षीय वेग। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड। कैसे आ गया, आपने क्या बोला कि वीओ इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, और वीओ इज इक्वल टू जी एम जी आर स्क्वायर के बराबर होगा बटा आर। तो ये आर से आर हो गया कैंसिल, तो वीओ कितना हो गया आपका अंडर रूट जी आर। तो जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 और आर की 6400 किलोमीटर, लगा दो, आ गया कैलकुलेट करके 8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी किसी वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दे तो वो सैटेलाइट हो जाएगा। ऐसे लॉन्च करते हैं ना सैटेलाइट को। अब देखो इस फॉर्मूला में जरा देखो कि क्या क्या चीजें हैं, इस फॉर्मूला में क्या क्या है। वीओ किस पे डिपेंड करता है, तो वीओ क्या है, वीओ है जी एम अपॉन आर, जहां पे जी तो पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट है, एम क्या है अर्थ के लिए निकाल रहे हैं तो अर्थ का मास, और आर क्या है रेडियस है। यानी जिस वस्तु को फेंक रहे हैं उसका मास नहीं है फॉर्मूला में, यानी जिस सैटेलाइट को हम फेंक रहे हैं उसका मास चाहे जो भी हो, चाहे उसका मास 10 केजी हो या 10 क्विंटल हो, बस दोनों को हमें कितना स्पीड से फेंकना है, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना है, यह सैटेलाइट बन जाएगा। यानी कक्षीय वेग का मान सैटेलाइट के मान पे, यानी वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। सैटेलाइट का द्रव्यमान चाहे जो भी हो, उसको हम इतनी वेलोसिटी डाल देंगे 8 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो सैटेलाइट बन जाएगा, यानी घूमने लगेगा। दूसरी बात कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है साइज पे, मास पे डिपेंड नहीं करता, तो पहले इसी को लिख देते हैं। उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता, चाहे द्रव्यमान कुछ भी हो, आकार कुछ भी हो, बस कितना देना है हमें 8 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड देना है, वो घूमने लगेगा पृथ्वी के चारों ओर। और वाइटल वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन कहने का मतलब, जैसे मान लिया कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह से हमने एक वस्तु को 90 डिग्री के एंगल पे फेंका ऊपर, या 60 डिग्री के एंगल पर फेंका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रक्षेपण के कोण पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, बस वेलोसिटी कितनी देनी है इतनी देनी है, वो चक्कर लगाने लगेगा। तो कक्षीय वेग का मान प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, किसके मास पे, प्लैनेट के मास पे और प्लैनेट के रेडियस पे, जिस प्लैनेट से आप फेंक रहे हो। अगर अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस डाला तो अर्थ के लिए आ जाएगा, जुपिटर का डाला तो जुपिटर के लिए आ जाएगा। आ रही है समझ में, नोट करेंगे इसको कि कक्षीय वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कक्षीय वेग का मान प्रक्षेपण की दिशा पे निर्भर नहीं करता। 90 डिग्री पे फेंको, 60 डिग्री पे फेंको, बस सेम ही रहेगा सबका वैल्यू। दूसरा होता है पलायन वेग, जहां से हमेशा क्वेश्चन रहता है, एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग, पलायन वेग क्या होता है इसको समझिए, इस स्लाइड पे हम बाद में वापस आएंगे। पलायन वेग पहले समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह से हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, तो ये कुछ ऊंचाई तक जाएगी, वापस पृथ्वी पे आ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर है ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है ना। इसके अंदर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो खींच लाएगी पृथ्वी। थोड़ा और वेलोसिटी बढ़ाया, थोड़ा और ऊपर गया, पृथ्वी की सतह पे वापस आ गया, और वेलोसिटी दी, और ऊंचाई पे जाएगा, और वापस आ गया। लेकिन अगर हम वस्तु को एक ऐसी वेलोसिटी दे दें कि वो पृथ्वी की सतह से बाहर निकल जाए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही बाहर निकल जाए और पृथ्वी की सतह पे कभी ना आए, उस न्यूनतम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही बाहर चला जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए और पृथ्वी पर कभी वापस ना लौटे, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। जैसे आपसे किसी को बेइंतहा मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत है,
आपने उसको एक थप्पड़ मारा, आपकी मोहब्बत उसे खींच लाई, आपके पास आ गया। दूसरा थप्पड़ मारा, बहुत प्यार है आपसे, फिर वापस आ गया। तीसरा थप्पड़ मारा, आपकी मोहब्बत उसे खींच लाई, गुरुत्वाकर्षण बल खींच लाया, वापस आ गया। लेकिन आपने उसको एकदम थपड़िया दिया, है ना, इतना मारा कि आपकी मोहब्बत उसके दिल से निकल गई, आपके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया, आपके इश्क की कैद से बाहर निकल गया, और अब वो आपके पास कभी लौट कर वापस ना आए। तो उस थप्पड़ को हम क्या बोलेंगे? एस्केप थप्पड़। यानी जितना थप्पड़ लगा देने के बाद कोई आदमी आपकी इश्क की कैद से बाहर चला जाए, आपकी मोहब्बत से बाहर चला जाए और आपके पास दोबारा जिंदगी में कभी लौट करना आए, उसको क्या बोलेंगे? उसको एक एस्केप थप्पड़ बोलेंगे। तो हर चीज की एक हद होती है, किसी को इतना थपड़ाइए आप कि भाई जहां तक वो सह सके। अभी आपने देखा कि एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर और कोर्ट वगैरह के चक्कर से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। तो हर चीज की एक हद होती है। तो वो थप्पड़ जिसको लगा देने पर आदमी जो है वो आपकी इश्क की कैद से बाहर चला जाए, आपके पास दोबारा लौट कर ना आए, उसको एस्केप थप्पड़ बोलेंगे। और वो थप्पड़ कितना होता है पता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी की सतह से फेंकेंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। भाई साहब, बात आ रही समझ में? तो इन दोनों में अंतर क्या है? एस्केप वेलोसिटी में और क्या है? एस्केप वेलोसिटी में और वाइटल वेलोसिटी में अंतर क्या है? देखो, और वाइटल वेलोसिटी में क्या हुआ था? आपने मारा, आपकी मोहब्बत खींच लाई, और जोर से मारा, फिर भी आपकी मोहब्बत खींच लाई। लेकिन आपने इतना मार दिया उसे कि अब वो आपसे नाराज हो गया, लेकिन अभी भी आपकी इश्क की कैद में गिरफ्तार है। नाराज हो गया, आपके पास लौट कर नहीं आ रहा है, लेकिन आपका चक्कर लगा रहा है आपके घर का। नाराज है, मोहब्बत दिल से गई नहीं, आपसे नाराज हो गया। आपने इतना थपड़िया दिया उसको कि आपसे नाराज हो गया, लेकिन आपकी मोहब्बत उसके दिल से गई नहीं। आपसे दूर रहकर आपके घर का चक्कर लगा रहा है और आपको दूर से देख रहा है। यह है और वाइटल वेलोसिटी। और इसको चक्कर लगाने पे मजबूर कौन कर रहा है? इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है इसको। सेंट्रीपिटल फोर्स के चलते मजबूर है बेचारा चक्कर लगाने के लिए। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या हुआ कि नाराज है लेकिन आपकी इश्क में गिरफ्तार है और आपके घर का चक्कर लगा रहा है ना, घर का चक्कर लगाने के लिए मजबूर है अभी भी। लेकिन यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ कि भाई यहां पे आपकी इश्क की कैद से बाहर निकल गया, कि बोला कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, मोहब्बत है तो क्या है। बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो इसके वेलोसिटी के बारे में लिख लीजिए, प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए और पृथ्वी पर दोबारा लौट कर ना आए। तो अगर आप पृथ्वी का डेटा रखेंगे तो पृथ्वी का प्लायन वेग आ जाएगा, मून का डेटा रखेंगे मून का आ जाएगा, मार्स का रखेंगे मार्स का आ जाएगा। तो हर के लिए अलग अलग होगा, है कि नहीं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r। बस 2 लगा दीजिए, √2gm/r। जहां पे g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ द प्लैनेट, कॉमन लिख दिया है। अर्थ का रख दीजिएगा तो अर्थ का आ जाएगा। r क्या है? रेडियस ऑफ द प्लैनेट, उस ग्रह का रेडियस। दोनों में अंतर समझ में आया? तो इसकी वेलोसिटी को लिख लीजिए जरा, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, पृथ्वी की सतह पर लौट कर वापस ना आए, कभी आपके पास दोबारा मुंह दिखाने के लिए ना आए। इतना थप्पड़, उस थप्पड़ की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? एस्केप थप्पड़ कहेंगे। अब एस्केप कर गया, पलायन कर गया आपसे, आपके मोहब्बत से बाहर निकल गया। लोग कहते हैं कि जो खुदकुशी करते हैं ना वो बुजदिल होते हैं, लेकिन एक शायर इसको दूसरे अंदाज में कहता है कि मिट न सकता हो जो किसी के लिए, मिट न सकता हो जो किसी के लिए कभी सोचे न दोस्ती के लिए, मिट न सकता हो जो किसी के लिए कभी सोचे न दोस्ती के लिए, और खुदकुशी बुजदिलों का काम नहीं, चाहिए दिल भी खुदकुशी के लिए। भाई जो खुदकुशी कर रहे हैं उसका दिल कैसा होता होगा, सोचो। तो खुदकुशी बुजदिलों का काम नहीं, चाहिए दिल भी खुदकुशी के लिए। हिना मलिक करेंगे सर, आप क्वेश्चन भी कराएं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से करते जाइए, सारा क्वेश्चन बनता जाएगा आपका। अब देखो वीई कितना हुआ बोलो? तो आपने कहा सर वी हुआ √2gm/r। ठीक है, छोटा जी और बड़ा जी में रिलेशन क्या था? gm/r², यही था ना। तो यहां से gm कितना हो जाएगा? gr² होगा कि नहीं होगा? तो वी इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 2gr²/r। तो ये खत्म हो गया, तो हो गया हमारा वी इज इक्वल टू √2gr। अब चाहे ये वाला वैल्यू रख दो या ये वाला वैल्यू रख दो, दोनों को आप कैलकुलेट करोगे। जी की वैल्यू रखो, पृथ्वी के लिए कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर का रेडियस हो गया, तो ये कैलकुलेट करोगे तो लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है। अच्छा, वी और वीओ में क्या रिलेशन है? वी और वीओ में क्या रिलेशन है? वी और वीओ में क्या रिलेशन है? तो देखो वी कितना होता है? √2gr है ना, √2gr है। और ये √gr क्या होता है? वीओ होता है। वीओ का फॉर्मूला अभी आपने क्या पढ़ा था? वीओ का फॉर्मूला होता है √gr, होता है कि नहीं? अब देखो v हमारा क्या है? √2gr। तो हम लिख सकते हैं क्या? v इज इक्वल टू √2vo, लिख सकते हैं।
v इज इक्वल टू अंडर रूट टू वीओ, ये रिलेशन हुआ v और vo में, तो ये बढ़िया वाला सवाल बनेगा, आप लोग में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब जो सारी चीजें हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में कही थी, वो सारी बातें यहां पे भी लागू होती हैं कि एस्केप वेलोसिटी का मान भी क्या होता है, वस्तु के मान पे यानी सैटेलाइट के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन में कहीं पे है क्या, फॉर्मूला में कहीं स्मॉल m नहीं है। द्रव्यमान चाहे जो भी हो, 1000 किलो हो, 1 किलो हो, उसको इतनी वेलोसिटी दे दो, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, प्रक्षेपण की दिशा पे, कहीं पर थीटा है नहीं है ना, उस पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे और मास पे डिपेंड करता। ठीक है, तो ये प्लायन वेग के बारे में हम लोगों ने यहां पे लिखा है डेफिनेशन। उसके बाद इसकी विशेषताएं आप देख लो। ये हमारा हो जाएगा, जी का मान कितना होता है 9.8, 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, लगा दो, कैलकुलेट करो, 11.2 आ जाएगा। तो ये पृथ्वी के लिए मान है। रिलेशन कितना होगा, अंडर रूट 2 वीओ, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वीओ हमारा रिलेशन आ जाएगा। हाँ, 11th का चैप्टर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये सारा पॉइंट यहां पे लिख दिया कि ये जो है v का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे m है, यहाँ पे r है, जिसको हम फेंक रहे हैं उसका मास m है, तो इसका मास कहीं फॉर्मूला में नहीं है, थीटा कहीं फॉर्मूला में नहीं है। तो प्लायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु का आकार पर निर्भर नहीं करता। प्लायन वेग का मान प्रक्षेपण की दिशा पे भी निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर करता है, तो ग्रह के द्रव्यमान पे और ग्रह की त्रिज्या पे डिपेंड करता है। जिस ग्रह से उसको फेंक रहे हैं उसकी त्रिज्या उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। वस्तु जिसको हम फेंक रहे हैं, जिस सैटेलाइट को फेंक रहे हैं, उसके मान पे डिपेंड नहीं करता। तो जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। 1000 केजी की बॉडी हो, 1 केजी की बॉडी हो, बस कितना स्पीड देना है उसको, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देना है, वो पृथ्वी की सतह से उड़ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पूछा जाता है बार बार। अलग अलग के लिए प्लायन वेग अलग अलग होगा, हमें पृथ्वी वाला ही याद रखना है बस। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, बस 3 पॉइंट आपको लिख लेना है। प्लायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। प्लायन वेग का मान प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता, कि आप वस्तु को ऐसे फेंको, सीधा फेंको, ऐसे फेंको, जितना भी एंगल बना के फेंको, बस कितना देना है, इतनी वेलोसिटी देनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। मून के लिए कितना होता है, मात्र 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम चंद्रमा से किसी वस्तु को हम 2.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक देंगे, निकल जाएगा उसके क्षेत्र से बाहर। मरकरी के लिए इतना होता है, अर्थ वाला ही आपको याद रखना है, 11.2। जुपिटर के लिए 60 ही किलोमीटर है। जुपिटर पे आप हैं और किसी वस्तु को 60 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक देंगे तो ये जुपिटर के क्षेत्र से, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, आउटर स्पेस में चला जाएगा। सन का बहुत ज्यादा है जी, और न्यूट्रॉन स्टार का तो बहुत ज्यादा है, तो आपको सिर्फ अर्थ का याद रखना है, 11.2 किलोमीटर। इंस्टा आईडी है जुबैर एहसानी, इंस्टा अभी तक ज्वाइन नहीं किया आप लोगों ने। जुबैर एहसानी से हमारा इंस्टा आईडी है, इसमें हमारी तस्वीर लगी होगी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ट्रिक्स वगैरह उस पर देख लेंगे आप लोग। और टेलीग्राम है साइंस का सुरूर, साइंस का सुरूर, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर लगभग 13.5 के बच्चे जुड़े होंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सिर्फ अर्थ का हमें प्लायन वेग ज्ञात करना है, मालूम करना है। जैसे क्वेश्चन है कि प्लायन वेग और कक्षा वेग के बीच अंतर क्या है, कक्षीय वेग के बीच अंतर क्या है, कक्षीय वेग के बीच संबंध क्या, सॉरी, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वीओ, वी इज इक्वल टू वीओ, वी इज इक्वल टू 2 वीओ, वी इज इक्वल टू वीओ, सॉरी v इज इक्वल टू 3 vo कर देते हैं। तो आपने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 vo। बोलता है कि एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर, है ना। तो ये पृथ्वी की सतह है, और इस पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली, तो प्लायन वेग हमारा जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर इसी बॉडी को हम 45 डिग्री के कोण पे प्रोजेक्ट करें, ऐसे 45 डिग्री के कोण पे प्रोजेक्ट करें, तो अब प्लायन वेग का मान कितना होगा, बताइए, प्लायन वेग का मान कितना होगा। हाँ, क्विज बहुत सारे डाल रखे हैं, उससे रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। हाँ, इंस्टा पे जो भी पूछना है वो पूछ लीजिएगा, जब भी समय मिलता है हम जरूर रिप्लाई करते हैं। जैसे दिन में आप कीजिएगा तो दिन में तो मुश्किल होता है ना, दिन में क्लासेस होती हैं, तो जब भी हमें मौका मिलता है ना हम रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं। 11.2 किलोमीटर ही होगा ना, प्रक्षेपण की दिशा पे निर्भर नहीं करता। प्रक्षेपण की दिशा चाहे जो हो, 90 डिग्री हो, 40 हो, 60 हो, तो 11.2 ही होगा। ट्रिकी सवाल था ये ठीक है। बोलता है कि चूज द फैक्टर ऑन विच द ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ अर्थ पे, मास ऑफ सैटेलाइट पे, ऑर्बिटल रेडियस पे, द रेडियस ऑफ द अर्थ पे, किस पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है। तो आपने देखा होगा मास पे डिपेंड नहीं करता, किसके मास पे, सैटेलाइट के मास पे, मतलब जिसको आप फेंक रहे हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलिए, भारहीनता, भारहीनता जिसको वेटलेसनेस कहते हैं, भारहीनता मतलब वेट क्या होता है, m इंटू जी। तो जहां पर
जहां पर जी का मान शून्य हो जाएगा वहां पर वेट शून्य हो जाएगा। तो जहां पे वेट शून्य हो जाएगा उसको भारहीनता की स्थिति कहते हैं। कहां कहां पर भारहीन महसूस करेंगे आप? एक तो पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 है, तो वेट क्या होता है m इंटू जी। तो आपका मास चाहे जो भी हो, जी की वैल्यू 0 होने के कारण वेट आपका 0 हो जाएगा। फ्री फॉलिंग के केस में, फ्री फॉल के केस में, मुक्त पिंड, आप गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहे हैं तो वहां पे भी आपका वेट 0 महसूस होगा फ्री फॉल के केस में। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लिफ्ट का केबल टूट गया, लिफ्ट का केबल टूट गया और आप फ्रीली गिर रहे हैं, तो बताइए आपका वेट लिफ्ट में कितना होगा? तो लिफ्ट में आपका वेट 0 होगा। उसके बाद किसी अंतरिक्ष यान या उपग्रह के अंदर, स्पेस क्राफ्ट और उपग्रह के अंदर आपकी भारहीनता की स्थिति होती है। कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन फ्रीली गिर रही है तो यह भी वेटलेसनेस की स्थिति होती है। फ्री फॉलिंग लिफ्ट में, लिफ्ट का केबल टूट गया, इन सब केसेस में आप भारहीन महसूस करेंगे। तो भारहीनता की स्थिति कब कब होगी? जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई वस्तु गिर रही होती है। किसी स्पेस क्राफ्ट में या सैटेलाइट में भारहीनता की स्थिति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर आपका वेट 0 हो जाता है। लिफ्ट का केबल टूट गया और लिफ्ट फ्रीली गिर रही है, तो ये फ्री फॉलिंग का केस हो गया, तो आपका वेट 0 महसूस होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है भाई साहब कि किन किन स्थितियों में भारहीनता महसूस करेंगे। कौन कौन सा समझ में आ गया? तो ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर का जो इफेक्टिव वेट होता है वो शून्य हो जाता है। और वेटलेसनेस कब कब अनुभव होता है? ड्यूरिंग फ्री फॉल इनसाइड स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हेन द बॉडी इज लाइंग इन अ फ्री फॉलिंग लिफ्ट। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से गिरने वाली लिफ्ट में पड़ा हुआ हो, तो लिफ्ट का केबल टूट जाए तो आप नीचे आएंगे तो आपको अपना वेट 0 महसूस होगा। नोट हो गया? अब हम लोग देखने जा रहे हैं केपलर के नियम। क्या देखेंगे जी? केपलर के नियम। केपलर साहब ने 3 नियम दिए ग्रहों की गति को बताने के लिए। देखिए, पहले लोगों का मानना क्या था? पहले लोगों का मानना था कि देखो ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी ग्रह की जो दूरी होती है वो हमेशा सूर्य से समान रहती है, कहीं पर भी चला जाए ये दूरी नहीं बदलती है ना। तो पहले लोगों का मानना क्या था? पहले लोगों का यह मानना था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, है ना। और सूर्य और प्लैनेट के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है ना। अगर ये ऑर्बिट सर्कुलर होगा तो हमेशा समान रहेगा। लेकिन एक केपलर साहब थे, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है वो एक अंडाकार पथ पे घूमती है। इस पे हम वापस आएंगे, पहले समझा लेने दो। ऐसे, ये क्या है? ये कहलाता है एलिप्टिकल ऑर्बिट। इस तरह के पथ को हम क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल पाथ या एलिप्टिकल ऑर्बिट बोल देते हैं। यहां पे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। और कोई भी एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है या एलिप्टिकल पाथ होता है, उसका एक सेंटर होता है। क्या होता है? ये सेंटर होता है, केंद्र होता है इसका। और उसके 2 फोकस होते हैं। क्या कहलाता है ये? फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। जैसे मान लिया इसको फोकस 1 मान लिया, F1, और इसको मान लिया F2। F2 क्या है? फोकस है। तो अंडाकार पथ पे घूमते हैं, जैसे अंडा होता है ना, ऐसा घूमते हैं। तो पहली बार केपलर साहब ने कहा कि जो ग्रह होते हैं ना वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। ये सूर्य के चारों ओर प्लैनेट वृत्ताकार पथ पे ऐसे घूमते हैं, और इस वृत्ताकार पथ के किसी एक फोकस पे सूर्य होता है। किसी एक फोकस पे सूर्य होता है। देखो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, केपलर बोला। सूर्य को या तो यहां रख दो या फिर यहां रख दो। यह है केपलर का पहला नियम। केपलर का पहला नियम क्या बोलता है? कि सूर्य के चारों ओर ग्रह वृत्ताकार, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना, अर्ध दीर्घाकार पथ में घूमते हैं। और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे सन होता है। या तो सन यहां रख दो या फिर यहां रख दो। इलेप्टिकल पाथ के 2 फोकस होते हैं ना, एक सेंटर होता है और 2 फोकस होते हैं। यहाँ पे सन किसी एक फोकस पे होता है। इसका मतलब क्या है कि जब सन के चारों ओर प्लैनेट घूमते हैं, सन के चारों ओर जब प्लैनेट घूमते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो कभी वो सन के काफी दूर होते हैं, प्लैनेट सन से काफी दूर होते हैं, और कभी नजदीक हो जाते हैं। देखिए, यहां पे घूमते घूमते आएगा तो नजदीक हो गया, फिर ऐसे जाएगा तो दूर हो गया। यानी सूर्य से प्लैनेट की दूरी घटती बढ़ती रहती है। तो ये था केपलर का प्रथम नियम। केपलर का प्रथम नियम क्या बोलता? केपलर का प्रथम नियम कहता है कि भाई सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है, सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है वो एक एलिप्टिकल पथ पे घूमते हैं, और इस एलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पे क्या होता है? आपका सन होता है। मान लिया ये F1 है और ये मान लिया F2 है, तो सन को आप यहां रख दो या फिर यहां रख दो। इस तरह से प्लैनेट कभी तो सन के काफी दूर होते हैं और कभी सन के काफी नजदीक होते हैं। यह है केपलर का पहला नियम। तो बस नियम को याद कर लेना है। केपलर का प्रथम नियम कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम। यह कक्षा का नियम क्या बोलता है कि सूर्य के चारों ओर
प्लैनेट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे सन होता है। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं तथा सूर्य उन कक्षाओं के किसी एक फोकस पे रहेगा। सूर्य को या तो यहां रख लो या तो यहां रख लो। यह है कैपलर का पहला नियम, और पहला नियम कहलाता है कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। आया समझ में? तो बस नियम है, इसको ऐसे याद रख लेना है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट इट्स वन ऑफ द फोकस, है ना, किसी एक फोकस पे होगा। तो ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहला नियम। दूसरा नियम देखो क्या बोलता है। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं, तो देखो किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का एक तो केंद्र होता है और दो फोकस होते हैं। ये क्या है? ये केंद्र है और ये क्या होते हैं? दो फोकस होते हैं। दो क्या होते हैं? फोकस होते हैं। और ये जो प्लैनेट है वो सूर्य के चारों ओर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पर घूमता है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमता है, और इस दीर्घवृत्ताकार पथ के किसी एक फोकस पे आपका सूर्य होगा। सूर्य को या तो यहां रख दो या फिर यहां रख दो। ये पहला नियम है। दूसरा नियम कहलाता है लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। देखो ये क्या कहता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये नियम कहता है भाई साहब कि सपोज करो कि ये आपका प्लैनेट है जो घूम रहा है सन के चारों ओर, सन के चारों ओर। तो ये आपका सन है। तो मान लिया कि यहां से यहां तक जाने में प्लैनेट को यहां से यहां तक जाने में मान लिया कि एक साल का समय यहां से यहां तक जाने में मान लिया कि एक मंथ का समय लग रहा है, एक महीना लग रहा है। तो इस सूर्य को प्लैनेट से मिलाने वाली रेखा मान लिया ये है। तो ये सन ऐसे ये प्लैनेट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये रेखा भी ऐसे ऐसे जाएगी। तो ये रेखा कितना एरिया स्वीप करेगी, वो मान लिया कि एरिया है आपका A1, और यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है T1। और ये प्लैनेट घूमते घूमते यहां पे आ गया है और फिर यहां से यहां आया है। यहां से यहां आने में प्लैनेट को मान लिया लगा है कितना? यहां से यहां तक आने में मान लिया प्लैनेट को लगा है सेम टाइम। कितना टाइम लगा है? सेम टाइम लगा है 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ का समय लगा है। तो यहां से यहां तक आने में भी कितना समय लगा है? 1 मंथ। और वो मान लिया टाइम ले लिया हमने T2। और ये एरिया इसने स्वीप किया, ऐसे चलता गया, तो ये मिलाने वाला जो रेखा है इतना एरिया इसने कवर किया, तो वो एरिया है मान लिया कि आपका T2। तो ये लॉ कहता है कि अगर A2, तो ये लॉ कहता है कि अगर T1 इज इक्वल टू T2 है तो A1 इज इक्वल टू A2 है। मतलब अगर किसी प्लैनेट को यहां से यहां जाने में 1 महीने का समय लग रहा है और ये सूर्य को प्लैनेट से मिलाने वाली रेखा ने इतना एरिया स्वीप आउट किया है, ये एरिया मान लिया A1 है, और फिर प्लैनेट को यहां से यहां तक जाने में भी समान समय लगा है, 1 मंथ का समय लगा है, और ये एरिया मान लिया कि A2 है। तो अगर ये समय बराबर है, यानी यहां से यहां तक जाने में मान लिया समय T1 है, यहां से यहां तक जाने में समय मान लिया T2 है, तो अगर T1 इज इक्वल टू T2 है तो A1 इज इक्वल टू A2 होगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल क्या करती है? तय करती है। बस इतना याद रखना कि द्वितीय नियम को हम क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। और ऐसा कब मुमकिन है बताओ? ऐसा कब संभव है? ऐसा कब संभव है कि भाई जब प्लैनेट दूर है, प्लैनेट सन से दूर है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ताकि ये दूरी कम हो और ये एरिया कम हो, तय हो। लेकिन जैसे ही प्लैनेट नजदीक आए तो इसकी वेलोसिटी क्या हो? बढ़ जाए। तो ये वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? ये ज्यादा एरिया तय होगा, है ना। तो दूर जाने पर वेलोसिटी घटती है, सो ये दूरी कम होगी तो ये एरिया कम होगा। नजदीक आने पर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये ज्यादा दूरी तय करेगी तो ये एरिया ज्यादा होगा। तो A1 इज इक्वल टू A2 इस तरह से मैनेज होता है। तो अगर यहां से यहां जाने में 1 मंथ लग रहा है, यहां से यहां आने में 1 मंथ लग रहा है, तो ये जो A1 इज इक्वल टू A2 होगा वो बराबर होगा, है ना। मान लिया प्लैनेट को यहां से यहां तक जाने में T1 समय लग रहा है, यहां से यहां आने में भी T1 समय लग रहा है, तो T1 इज इक्वल टू T2 है तो A1 इज इक्वल टू A2 होगा। बस ये याद रख लीजिए, और क्या नियम। यानी उसकी एरियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट होगी। तो इसको आप ध्यान में मत दीजिए, बस देखिए लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन, लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको एज इट इज आपको याद कर लेना है ना, कि कैपलर का दूसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है। तो पहले नियम को क्या बोलते हैं? कक्षाओं का नियम। दूसरे नियम को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल का नियम। तीसरा लॉ है जिसको याद रखना है आपको, तीसरा लॉ है जिसको याद रखना है। क्या बोलता है कि देखो ये जो आपका दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, उसमें ये वाली जो लाइन है वो कहलाती है मेजर एक्सिस, ये वाली लाइन कहलाती है माइनर एक्सिस। क्या कहलाती है? ये टोटल लाइन कहलाती है माइनर एक्सिस, मेजर बड़ा वाला, ये कहलाती है माइनर एक्सिस। तो ये टोटल लाइन को अगर हम 2a लिख दें, ये जो टोटल लाइन है आपकी, इसकी लंबाई हम लिख दें 2a, है ना, 2a, तो ये वाली क्या कहलाएगी? a कहलाएगी। तो ये अगर है मेजर एक्सिस तो ये कहलाएगी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और ये इस प्लैनेट को इस
पथ का एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा उसको आवर्तकाल बोलेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो आवर्तकाल का स्क्वायर होगा, ये जो आवर्तकाल का स्क्वायर होगा वो किसके समानुपाती होगा? इसके क्यूब के समानुपाती होगा। ये क्या है? ए क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस। तो क्या बोल रहा है? द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट। टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। तो ए क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बस याद रखना टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो इसको बोलते हैं परिक्रमण काल का नियम, लॉ ऑफ पीरियड। तो प्रत्येक ग्रह का सूर्य का परिक्रमण काल का वर्ग, सूर्य के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष, ये अर्ध दीर्घ अक्ष, ये कहलाएगा दीर्घ अक्ष, ये कहलाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात का समानुपाती होता है, क्यूब का समानुपाती होता है। बस इसको रटना है आपको, ठीक है। तो ये रूल 3 है। तो जैसे पूछ सकता है आपसे कि पहले नियम को क्या कहते हैं? कक्षा का नियम। दूसरे नियम को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल का नियम। तीसरे नियम को क्या कहते हैं? परिक्रमण काल का नियम, लॉ ऑफ पीरियड। ऐसे पूछ सकता है। ये वाला नहीं पूछेगा आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया ग्रेविटेशन, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो यहीं तक रहने देते हैं।